हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और जो आज की वीडियो क्लास नंबर 2 है दोस्तों, क्लास नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का विकास और इतिहास जो है उसकी जो प्रस्तावना डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों, उसको देखिएगा। और जो आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे प्ले जो है चैनल पर हर एक की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, हम देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर युग का प्रारंभ 1946 से माना जाता है, जब ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर के लिए संक्षिप्त नाम नामक मशीन को पेंसिल्वेनिया के एक विश्वविद्यालय ने विकसित किया था। किसको? ENIAC को किया था। अब देखिए, इस कंप्यूटर के साथ ऐतिहासिक बात रोचक यह है कि इसके निर्माण में 18,000 वैक्यूम ट्यूबों एवं 70,000 ट्रांजिस्टरों और 10,000 कैपेसिटरों तथा 6,000 स्विचों का उपयोग किया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि यह जो है कंप्यूटर कितना बड़ा हो सकता था। दोस्तों, इसका वजन था 30 टन था दोस्तों, किंतु यह केवल जोड़ व घटाव की प्रक्रियाओं को 5,000 प्रति सेकंड की गति से कर सकता था। और वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रचलन में आ चुके हैं। अब देखिए, व्यवसाय रूप में उपलब्ध पहला कंप्यूटर जो यूनिवैक जो कि 1 के नाम से जाना जाता है, सन 1951 में बनाया गया था। कंप्यूटर के लिए प्रथम जनरेशन शब्द का प्रयोग सन 1940 के बाद कंप्यूटरों के लिए किया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास को सन 1946 से प्रत्येक नई पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर में प्रयुक्त नए प्रोसेस परिपथ और अन्य प्रोजेक्ट के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हम देखेंगे 5 पीढ़ियाँ और उनके जो है किस प्रकार उनको 5 भागों में बांटा गया है और हर एक पीढ़ी में किस प्रकार का जो है अध्ययन है। तो देखिए, हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी जो कि आपका 1946 से 1958 तक फर्स्ट जनरेशन चली है। तो दोस्तों, इसके बारे में देखिए, इसके बीच में क्या क्या हुआ, किस प्रकार जो है कंप्यूटर का विकास होता गया। तो प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था तथा उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कैलकुलेटर ENIAC था, जिसको हम जो है देख चुके हैं। इसका आविष्कार JP ईकर्ट ने किया था तथा JW मोसले ने किया था। इन दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषताएं थीं वो इस प्रकार की थी। देखिए, यह आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते थे। हमने आपको बता दिया है इनमें कितने ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग हुआ करता था, इसलिए यह कंप्यूटर बहुत बड़े थे। इन कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब या डायोड बल्ब नामक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का प्रयोग होता था, जो कि बहुत भारी मात्रा में होता था। इनकी डाटा प्रोसेसिंग गति बहुत कम थी दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका जो कंप्यूटर था इस प्रकार। देखिए, यहाँ से ये सब आपके जो है कंप्यूटर हैं दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, इतना बड़ा कंप्यूटर था और सिर्फ जोड़ घटाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसको कहते थे ENIAC कंप्यूटर। अब देखिए, इसमें वैक्यूम ट्यूबों का जो प्रयोग हुआ करता था दोस्तों, इतने सारे वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ करते थे, इनको हम वैक्यूम ट्यूब कहते थे। और देखिए, ये है पंच कार्ड, इन पंच कार्डों का प्रयोग हुआ करता था। ये कंप्यूटर वजन में काफ़ी भारी थे, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में विद्युत ऊर्जा की खपत काफ़ी अधिक थी। देखिए, जब वह इतने बड़े कंप्यूटर होंगे, इतनी बड़ी जो है उनमें वैक्यूम ट्यूब या वगैरह जो पार्ट लगे होंगे दोस्तों इतनी भारी मात्रा में, तो ऊर्जा की खपत होना तो स्वाभाविक है। और देखिए, अब इसमें देखेंगे 4 माह है आपका इस पीढ़ी 6 माह इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे होने के साथ साथ प्रयोग करने में काफ़ी कठिन थे। और दोस्तों, डाटा संचित करने के लिए इनमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इनसे जो है डाटा संचित हुआ करता था। अब देखेंगे हम दोस्तों, आप आपने देख लिया प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर थे दोस्तों। ENIAC नामक कंप्यूटर था जो कि बहुत भारी था, इधर से उधर ले जाना उस समस्या थी। और दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब और जो है पंच कार्ड में इसका प्रयोग किया जाता था। और जो कब तक चला दोस्तों, 1946 से 1958 तक या 59 तक। अब देखेंगे हम दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। तो देखिए, द्वितीय पीढ़ी की बात की जाए, सेकेंड जनरेशन 1959 से 1964 तक यह चला है। तो विलियम शॉकली तथा उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक द्वारा अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर नामक एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का आविष्कार किया गया था। यह अर्धचालक देखिए सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बना था तथा इसकी कार्य क्षमता वैक्यूम ट्यूब से कहीं अधिक थी। इसे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया था।
इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। अब देखिए इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं कंप्यूटर में, जो उसका जो आकार बड़ा था उसमें छोटा किया जाता है। किस प्रकार से इसकी विशेषताएं देखेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बेकिंग ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जिससे कि आकार में छोटा होने लगा। और देखिए ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार काफ़ी छोटा हो गया था। और देखिए ट्रांजिस्टर में ऊष्मा कम निकलती थी अतः इन कंप्यूटरों की लगातार कार्य की क्षमता अधिक होती गई। आकार में छोटे होने के कारण यद्यपि इनका वजन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी कम हो गया था, फिर भी इनका स्थानांतरण काफ़ी मुश्किल था। अब आकार कम तो हुआ था, परंतु दोस्तों इतना भी कम नहीं हुआ था जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हो सकता था। इसलिए अभी भी कंप्यूटरों का आकार बहुत ही बड़ा माना जाता था। इन्हें सिर्फ एक दो व्यक्ति आसानी से नियंत्रण कर सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग की गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में काफ़ी जो है अच्छी थी। तो दोस्तों अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों वह बहुत भारी और बहुत जो है इतना अधिक उसमें पार्ट लगे हुए थे, उसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। वही स्थिति थी सेकंड जो है पीढ़ी की। परंतु दोस्तों सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में अंतर इतना था कि उसका आकार कुछ छोटा हुआ था और कुछ गति भी उसकी बढ़ गई थी काम करने की, प्रोसेसिंग गति। देखिए आप इस प्रकार से जो है उसमें ये जो है डायोड लगा हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, जो बड़े बड़े उनकी जगह पे इस प्रकार का प्रयोग होने लगा था। और देखिए यूनिवैक कंप्यूटर जो इनका नाम था, अभी भी वह इनका आकार दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं इतना था, ना कि बिल्कुल ही छोटा हो गया था। अब देखेंगे ये कंप्यूटर कम कीमत होने के साथ साथ प्रयोग में काफ़ी सरल थी। इनमें डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टैप का भी प्रयोग होने लगा था। अब देखिए अब देखेंगे दोस्तों हम तृतीय पीढ़ी। देखिए तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, तृतीय पीढ़ी का जो शुभारंभ माना जाता है 1965 से 1970 तक जो है थर्ड जनरेशन चली है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो देखिए तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया जब वैज्ञानिकों ने सेकंडों ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। इसे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित जी हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। देखिए इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया जाने लगा, यानी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा ट्रांजिस्टर के स्थान पर। देखिए जो कि अधिक शक्तिशाली थे। इनको आप देख सकते हैं इसकी इमेज दोस्तों, यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों यह आपका देखिए फेयर चाइल्ड का पहला इंटीग्रेटेड सर्किट इस प्रकार का था। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार ट्रांजिस्टरों की सर्किट की आकार से काफ़ी छोटा होने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार भी छोटा हो गया था। इन कंप्यूटरों का भार भी द्वितीय कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी कम था दोस्तों। पीढ़ी बाय पीढ़ी जो है आकार और भार कम होता गया, अतः इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आसान था दोस्तों। अब तृतीय पीढ़ी में जो है इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हो गया था। इन कंप्यूटरों में विद्युत सर्किट का आकार छोटा होने के कारण प्रोसेसिंग की गति अधिक थी दोस्तों। यह जो है विद्युत सर्किट का आकार छोटा होता था और जो है प्रोसेसिंग गति अधिक हो गई थी, इसमें इतना विकास हो चला था। अब देखिए विशेषता 5, इन कंप्यूटरों का ऊष्मा उत्सर्जन काफ़ी कम था, अतः वातानुकूल यंत्र लगाने पर इन्हें घंटों तक चलाकर कार्य किया जा सकता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कार्य के लिए उच्च स्थानीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। प्रथम उच्च भाषा का नाम फोर्ट्रॉन था। अब देखेंगे हम चतुर्थ पीढ़ी दोस्तों। हम आपको लास्ट में इनमें अंतर बता दें कि क्या क्या अंतर हुआ था। अब देखिए चतुर्थ पीढ़ी में 1971 से 1994 तक चला फोर्थ जनरेशन। अब देखिए चतुर्थ पीढ़ी के समय में कंप्यूटरों का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी पीढ़ी में वे कंप्यूटर बने जो विविध कार्य करने में सक्षम थे, जैसे गणना करना, चित्र बनाना, ध्वनि तैयार करना, डाटा संचार करना आदि। इस पीढ़ी के आरंभ से ही सन 1971 में वैज्ञानिक टेड ऑफ द दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जिसे इस पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखिए हमें देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों यह जो फोर्थ जनरेशन था दोस्तों, यही जो है कंप्यूटर का वास्तविक जो है विकास है और इसी से जो है कंप्यूटरों में इतने तीव्र गति से काम होने लगा। और दोस्तों कंप्यूटर का भी इतना आकार छोटा हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान एक आदमी जो है नियंत्रण कर सकता था। अब देखिए विशेषता नंबर 1 देखेंगे। छोटे छोटे सर्किट के प्रयोग के कारण इनका आकार काफ़ी कम था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आ गए थे।
इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग की गति पिछली 3 पीढ़ियों से काफ़ी तेज थी। ये कंप्यूटर माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड में कार्य करते थे। देखिए दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेस इंटेल 404 था, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों। और देखिए वैज्ञानिक टेड हॉफ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के यह जो कंप्यूटर हैं दोस्तों, इन्हें आप अच्छे से देख भी सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कंप्यूटर। देखिए प्रथम डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रथम नोटबुक कंप्यूटर, प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर के बारे में। ऊष्मा सहन करने की क्षमता काफ़ी अधिक होने के कारण यह वातानुकूल संयंत्र के बिना भी कार्य करने में सक्षम थे। इन कंप्यूटरों की कम कीमत होने के कारण इनका उपयोग भी व्यापकता से होने लगा था। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कम भार होने के कारण आसान था। इनकी विश्वसनीयता काफ़ी अधिक थी क्योंकि इनके परिणाम 100% सही होते थे। इनकी मेमोरी अन्य पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। अब हम देखें दोस्तों 5वीं पीढ़ी 1995 से अभी तक जो चलती आ रही है, 5th जनरेशन फ्रॉम 1995 टू अप टू अभी तक। तो देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वाधिक परिवर्तन किए गए। यह पीढ़ी निरंतर विकासशील है। कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। दोस्तों इनकी जो है फुल फॉर्म आप जो है नोट कर लीजिएगा। इसी नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेस की कार्य क्षमता में वृद्धि और आकार में कमी आ गई। अब पोर्टेबल कंप्यूटर के परिपथ तैयार किए जाते थे, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, पॉमटॉप कंप्यूटर का चलन बढ़ने लगा। इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे प्रमुख विशेषता इनकी सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं थीं। देखिए इन कंप्यूटरों में VLSIC व ULSIC तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। इन कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपस्थित है, जिनके कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता अधिक थी। यह देखिए आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर 2 या 3 वस्तुओं में तुलना करने तथा उपयुक्त वस्तु का चुनाव करने में सक्षम है। देखिए ये है आपका ULSI सर्किट डायग्राम। इसकी प्रोसेसिंग की गति काफ़ी अधिक है। ये कंप्यूटर अरबों गणनाएं 1 सेकंड में करते हैं। इनकी गति पीको सेकंड में पाई जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से भारत में ही निर्मित कंप्यूटर परम कंप्यूटर शामिल है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है आपका 5वीं पीढ़ी का जो निर्मित कंप्यूटर है कौन सा है दोस्तों, परम। देखिए यह है आपका सुपर कंप्यूटर का आंतरिक परिदृश्य है परम। दोस्तों अगर इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। सुपर कंप्यूटर तथा रोबोट आदि मशीन इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए कंप्यूटर की अगली पीढ़ी है दोस्तों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये प्रयोग के अत्यंत छोटे व जो है विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया। अब देखिए क्वांट कंप्यूटर विद्युत का उपकरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। इस कारण इन्हें एक साथ 1 से 0 की उपस्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ की क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांट कंप्यूटर में इसे क्यूब बिट यानी में मापा जाता है। देखिए DNA कंप्यूटर और जो है केमिकल कंप्यूटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ थीं इस प्रकार जो है एक एक करके हम लोगों ने सभी देखी हैं। दोस्तों 5 पीढ़ियाँ हमने इसमें देखी हैं, जिसमें से हर एक पीढ़ी में जो है परिवर्तन देखने को मिला कंप्यूटर में। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोगों को यह जो है समझ में आया होगा। दोस्तों आप एक समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं। दोस्तों प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका नाम ENIAC था दोस्तों, जिसमें वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब जो है द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों अब देखिए इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब से जो है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लगा था।
इसके बाद देखेंगे दोस्तों तृतीय पीढ़ी की बात करें अगर, तो इस पीढ़ी में दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। फिर अगर बात की जाए चौथी पीढ़ी की, तो दोस्तों इसमें आपके देखिए आपका जो है कंप्यूटर का जो आकार था छोटा हो गया था और छोटे छोटे सर्किट का प्रयोग होने लगा था, और दोस्तों काम करने की जो है प्रोसेस या गति बढ़ गई थी। और दोस्तों एक वैज्ञानिक टेडॉफ ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेस बनाया था 1971 में। तो इसी के साथ दोस्तों अब अगली क्लास 3 में मिलेंगे दोस्तों कंप्यूटर की जो है विशेषताओं के साथ कि किस प्रकार वह गति जो अपना कार्य करता है। तो दोस्तों जब अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी तो क्लास 1 जरूर देखिए। थैंक यू।